हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक। और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में, और इसी के साथ हमारा मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाए अनुच्छेद 33 में, तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है मूल अधिकारों को सीमित करना। मूल अधिकारों को सीमित करने का मतलब है कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मौलिक अधिकारों को लिमिटेड किया जाता है। जिस तरह सभी लोग अपने मौलिक अधिकारों का यूज़ करते हैं, सभी लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रतिबंधित किया जाता है कि आप मौलिक अधिकारों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसमें यही कहा गया है कि मूल अधिकारों को सीमित करना अर्थात उनके मूल अधिकारों को कम कर देना, ठीक, एक लिमिट के अंदर रख देना। तो कहा गया जैसे सेना है, मीडिया है, ठीक, और राजदूत है। सेना दो बार हो गया, सेना हो गया, मीडिया हो गया, राजदूत हो गए। ठीक। तो इन सब की गुप्तचर एक होता है ना, सेना एक गुप्तचर। गुप्तचर का मतलब होता है जासूस। और जासूसी वाला काम कौन करता है हमारे देश में? जैसे जो खुफिया एजेंसी होती है, जैसे रॉ हो गया, एक सीआईडी हो गया, इंटरपोल हो गया, ये सारे जो चीज़ होते हैं ये खुफिया जानकारी को प्राप्त करते हैं, यानी गुप्तचर की तरह कार्य करते हैं। तो कहा गया जैसे सेना है तो सेना के पास इंफॉर्मेशन है, सेना किसी जगह पर गई हुई है और वो किसी मिशन को क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। और किसी मिशन को ऑपरेट कर रही है तो आपको अनुच्छेद 19 में दिया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, ठीक, कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बॉर्डर पर गए हैं, किसी मिशन पर गए हैं और वहाँ पर अपना फ़ोन निकाल करके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक, ब्लॉग बना करके हाय ये मैं हूँ और ये मेरे सारे जवान दोस्त हैं, ठीक, और हम लोग आए हैं ऑपरेशन पर और आज हम पाकिस्तानियों को मारकर गिरा देंगे, ठीक। तो जब आप ऐसा काम करेंगे तो इससे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। राजदूत और गुप्तचर, राजदूत का मतलब होता है जो एक देश से दूसरे देश के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक, उसे कहा जाता है राजदूत। जैसे हमारे विदेश मंत्री जी हैं, ठीक, विदेश मंत्री जो वो कार्य क्या करते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो वो जिन बातों को जानते हैं, जिन संधियों को जानते हैं, उन्हें गोपनीय रखा जाता है, ठीक, यानी वो सभी बातों को आकर के जनता को पूर्ण रूप से नहीं बता सकते, ठीक। सीआईडी के पास, यानी जो सीआईडी होती है, इन लोगों के पास भी जो कुछ इन्फॉर्मेशंस है वो खुलेआम इसी तरह किसी को बताया नहीं जा सकता। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम भी देश के नागरिक हैं, सीआईडी हुए तो क्या हुए, ठीक, हम देश के नागरिक हैं, हमें बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम बताएंगे, हम बता सकते हैं, तो नहीं। तो यही अनुच्छेद जो 33 है वो कुछ लोगों की मौलिक अधिकारों को सीमाओं को प्रतिबंधित करता है कि आप सभी प्रकार से अपने मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक। तो ये तो व्यक्तियों के लिए हुआ कि ये व्यक्ति हैं, अगर इस क्षेत्र में हैं तो ये अपने मौलिक अधिकारों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर सकते। कौन? सेना में है तो वो कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, इसलिए वो वो बातों को नहीं बता सकते। मीडिया हो गई। अब मीडिया का मतलब संसद भवन में, यानी कि बात चल रही है कि ये देश जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, अब हमें इसे किस प्रकार से मात देनी चाहिए। तो अंदर बात विमर्श हो रहा है और मीडिया कह रही है कि हमें स्वतंत्रता है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें पूछने का अधिकार है। अंदर जा रही है और जाकर दिखा रही है कि देखिए यहाँ पर ये बातें चल रही। ऐसा अगर करेंगे तो ये सारी सूचनाएं लीक हो जाएंगी। तो प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए इन लोगों के मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। ये है अनुच्छेद 33, ठीक। उसके बाद आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 कहा गया है सैनिक छावनी, यानी जहाँ पर सेना निवास करेगी। सैनिक छावनी का मतलब होता है जहाँ पर सेना रहती है, ठीक। तो जहाँ पर सेना निवास करेगी वहाँ पर मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लगेगा, ठीक। और जहाँ पर सैन्य कानून स्थापित होता है वहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जाता है। यानी आप पूर्ण रूप से अपने अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए मांग नहीं कर सकते, ठीक। कुछ अधिकार ऐसे होंगे जिन्हें सीमित कर दिया जाएगा। अब कहा गया जहाँ सेना रहेगी वहाँ पर जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों को कम किया जाएगा। कैसे? बात को समझिए कि अगर कोई बॉर्डर वाला एरिया है तो उसकी निगरानी के लिए हमेशा वहाँ पर सेना रहती है, ठीक।
तो एक सेना का कैंपस रहता है और उसी के आसपास कुछ दूर इलाके में गांव हैं, घर हैं, बस्तियां हैं, ठीक। अब वहाँ पर नागरिक निवास करते हैं। बाई चांस मान लीजिए रात के समय, ठीक, कोई एक आतंकवादी है जो बॉर्डर को किसी तरह क्रॉस करके एक आध दो सैनिकों की हत्या करके किसी के घर में जाकर छिप जाता है। अब आपकी जो सैनिक हैं उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि पहले उस आतंकवादी को पकड़ा जाए, देखें वो कहाँ है। तब उसके लिए आपको सामान्य क्या करना पड़ेगा, लोगों के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। अब तलाशी लेने जा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा कर कहेंगे कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, कहेंगे कि नहीं लेने देंगे, ठीक, जाओ सर्च वारंट लेकर आओ, ठीक। क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले से धमका कर रखा है कि अगर अंदर आने दिया तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, ठीक। और आप जाकर इस बात के लिए उसे कह रहे हैं कि उसने आपको बहाना दे दिया कि तुम उसको कहो कि जाओ वारंट, कह दो उसको कि जब तक वारंट लेकर नहीं आओगे तब तक घर की तलाशी नहीं लेने देंगे। तो अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तब तो सेना को बहुत समस्या होगी उस अपराधी को पकड़ने में, उस आतंकवादी को पकड़ने में। तो इसीलिए अब सेना को ये शक्ति दी जाती है कि अगर सेना जब चाहे तब जहाँ पर सैनिक छावनी है वहाँ के लोगों के घरों में घुस करके कभी भी तलाशी ले सकती है। कोई भी नागरिक उसे किसी प्रकार से रोक नहीं सकता, ठीक। अगर उन्होंने किसी दिन कोई काम है, ठीक, आस-पास में उन्होंने कह दिया कि आज के दिन कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक, खतरा वाली स्थिति है, तो आप उस दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जितने दिनों तक उस सेना ने कहा है। तो जहाँ पर सैनिक छावनी होती है वहाँ पर जो सामान्य नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों को थोड़ा कम कर दिया जाता है। अब वहाँ पर जाकर ये कहेंगे कि नहीं, हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है, हम लेकर रहेंगे, तो नहीं। उसी संविधान के मौलिक अधिकारों में इन सब चीज़ों की भी वर्णन किया गया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपके अधिकारों को कम कर दिया जाएगा, ठीक, उनमें थोड़ा-सा अल्पीकरण हो जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 जो कि मौलिक अधिकार का एकदम लास्ट है, लास्ट अनुच्छेद है, लास्ट आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। कहने का अभिप्राय ये है कि मूल अधिकार को बनाने की शक्ति, उसमें कुछ नई शक्तियों को ऐड करना है, तो उसकी जो पावर है वो किसे दी गई है, संसद को, कि मूल अधिकारों को शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बनाएगी। यानी कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसके वजह से नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हनन हो या कमी हो। जब कभी भी वो कानून बनाएगी तो इस प्रकार का कानून बनाएगी जिससे कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो और पावरफुल हो जाए, हम उनका और अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ठीक। तो आर्टिकल 33, 34, 35 हो गए और इसी के साथ मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद है यहीं पर समाप्त होता है। अब आपने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है मौलिक अधिकारों का 12 से लेकर के 35 तक। अब उससे पूछे जाने वाले कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आइए उन पर गौर करते हैं कि कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक के बीच में है। तो ये प्रश्न पूछता है कि समानता का अधिकार, ठीक, कि समानता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको 4-5 अनुच्छेद दे देगा, 22 दे देगा, 32 दे देगा, 16 दे दिया, फिर उसके बाद 27 ऐसे करके दे देगा। उसमें से पूछेगा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकारों को प्रदर्शित करता है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 इन सभी अनुच्छेदों में समानता की बात की गई है, ठीक। कैसी समानता? 14 में आपको बताया गया था कानून के समक्ष समानता का अधिकार यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 15 में बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, यानी सब समान है। फिर उसके बाद कहा गया था कि जो 16 लोक नियोजन में समानता का अधिकार, यानी कि सभी लोगों को नौकरी में बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी, ठीक, बराबर का अवसर दिया जाएगा। 17 में कहा गया था अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत की भावना को हटाना है। यानी इसका अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति भी ऊंचा नहीं है, बड़ा नहीं है, कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर हैं। तो ये भी एक समानता को प्रदर्शित करता है। 18वां कहा गया था उपाधियों का अंत, आप किसी प्रकार की विशेष उपाधि लेकर के अपने आप को खुद को बड़ा नहीं दिखा सकते, अर्थात सभी लोग सामान्य हैं, सभी लोगों की दृष्टि में आप एक जैसे हैं, इसलिए आप कोई विशेष उपाधि धारण नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और जो 18 है,
ये ओवरऑल दर्शाते हैं समानता के अधिकार को। और जो अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 है, वो दर्शाता है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में तो आपको बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की, संगठन बनाने की, भ्रमण करने की, निवास करने की, संपत्ति अर्जित करने की, व्यापार करने की, ठीक। बहुत सारी आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 20 में आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आपको जो सज़ा होगी, ठीक, कोई भी मनमाने ढंग से सज़ा नहीं दे सकता। जो सज़ा का प्रावधान चल रहा है उसी के हिसाब से सज़ा देगा, ठीक। एक अपराध करेंगे तो एक ही बार सज़ा मिलेगी। यानी कुल मिला जुला कर इसमें क्या है, आप स्वतंत्र हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। और 21 में आपको बताया गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण के किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं जब कोई पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो ये जो अनुच्छेद है 19, 20, 21, 22 ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिलाते हैं। अनुच्छेद कौन से, 23 और 24। 23 और जो 24 है वो दर्शाते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 23 और 24 में। 23 में बताया गया था आप किसी व्यक्ति से बेगारी, बंधुआ मजदूरी या फिर बलात् श्रम नहीं करवा सकते। देह व्यापार, बालकों की तस्करी करना या किसी व्यक्ति की तस्करी करना, ये सभी अवैध है। यानी आप उस व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते। 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने बच्चे होते हैं उनसे आप जोखिम भरा कार्य नहीं करा सकते, खदानों वगैरह में काम नहीं करवाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक। तो कुल मिला जुला कर आप हमारा शोषण नहीं कर सकते, उसके बचाव के लिए भी हमें अनुच्छेद दिए गए हैं 23 और 24। 25, 26, 27 और जो 28 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप किसी धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं, ठीक। उसके क्रियाकलाप कर सकते हैं, यानी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ठीक। आप चोटी रखना चाहते हैं तो चोटी रखिए, चुन्नी जिसे कहा जाता है, ठीक। आप जनेऊ धारण करना चाहते हैं, जनेऊ धारण कीजिए। रक्षा पहनना चाहते हैं, रक्षा पहनिए। सिंदूर लगाना चाहते हैं, सिंदूर लगाइए। चूड़ी पहनना चाहते हैं, चूड़ी पहनिए, ठीक। तो ये सारी धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया गया है। 26 में कहा गया था कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, आप चाहें तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह बना सकते हैं और वो उसका निर्वाह यानी कि उसकी सभी सुविधाओं को आप सही रूप से संचालित कर सकें, इसके लिए आप उसमें दान पत्रिका लगा सकते हैं। 27 में कहा गया था कि आप जो दान पत्रिका से जितना धन अर्जित करेंगे उस धन का संवैधानिक रूप से प्रयोग होना चाहिए, गैर संवैधानिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। 28 में कहा और ये टैक्स फ्री होगा, ठीक। 27 में कहा गया कि धार्मिक कार्य से जो धन इकट्ठा होगा उसका जो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में कहा गया था कि सरकारी खर्च पर चल रहे जितने भी शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें किसी प्रकार का धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो ये हो गई आपके स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 29 और 30, ठीक, जिसमें शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में कहा गया है कि कोई भी जो राज्य है आपको शिक्षा और संस्कृति से वंचित नहीं रख सकता है, आपकी संस्कृति से अलग नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको दो प्रमुख आर्टिकल दिए गए हैं, एक है 29 और एक है 30, ठीक। 29 में क्या कहा गया है कि कोई भी राज्य आपकी संस्कृति, आपकी लिपि, आपकी भाषा, आपके निवास स्थान, आपकी जाति के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि आपको ये वाली भाषा आती है इसलिए हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, ठीक। आपकी संस्कृति दूसरी है इसलिए हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, ऐसा कोई भी मैटर नहीं चलेगा, ठीक। आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसकी संस्कृति कुछ भी हो, लिपि कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, अगर वो समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो आपको पढ़ाना होगा। आप ये सारे एक्सक्यूज़ देकर उसे निकाल नहीं सकते। और तीसरे में कहा गया था कि यदि आप लोगों की संख्या कम है, आप लोगों को पढ़ने में ऑकवर्ड महसूस होता है, यानी कि थोड़ा असहज महसूस होता है, तो आप स्वयं का एक शिक्षण संस्थान खोल लीजिए, जहाँ पर आप जैसे ही लोग निवास करते हैं, आप जैसे ही लोग पढ़ना चाहते हैं। यानी जैसे संस्कृत भाषा को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उर्दू को बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग-अलग सेंटर की स्थापना कर दी गई कि इसमें केवल संस्कृत ही पढ़ाया जाएगा। तो और कहा गया कि उसकी स्थापना होगी तो उसका जो खर्च वहन करने का कार्य होगा वो सरकार करेगी। तो बताया गया कि अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान स्वयं का खोल सकते हैं और उसके संचालन के लिए जो सरकार है उसे पैसा प्रोवाइड कराएगी। तो ये हो गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक, कि शिक्षा का अधिकार
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, धार्मिक स्वतंत्रता में 25, 26, 27, 28, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22 में कही गई है, समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17 और 18 में कहा गया है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ों को आपने जान लिया। अब एक विशेष बात यहाँ पर लिखी गई है, ओनली फॉर इंडियंस। ठीक, ओनली फॉर इंडियंस का मतलब हमारा जो संविधान है, हमें तो हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से निवास कर सके, ठीक, यानी सरकार के साथ हमारा सीधा संपर्क हो पाए, ठीक, तो उसने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। परंतु यदि मान लीजिए अगर कोई दूसरा निवासी है, ठीक, किसी अन्य देश का व्यक्ति है, तो क्या भारत में आएगा तो उसे किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाएगा? अगर अधिकार न दिया जाए तो वो तो बिल्कुल गुलाम की तरह महसूस करेगा। अभी बस इतना मान लीजिए कि आपसे आर्टिकल 19 छीन लिया जाए केवल, ठीक? कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, ये आप पूछ नहीं सकते, ना ही कह सकते हैं। आपको निवास करने की स्वतंत्रता लिमिटेड कर दे कि देखो, तुम यहाँ पर नहीं रख सकते, तुमको वहीं पर रहना होगा, ऐसा कर दे। तो कह दे कि अब तुम लोग ग्रुप नहीं बना सकते, किसी को इकट्ठा करके भाषण नहीं दोगे, समझाओगे नहीं कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। अगर 19 ही केवल हमसे छीन ले तो ऐसा लगेगा कि हमारी ज़िंदगी गुलामी से भरी हुई है, ठीक? तो सोचिए कि अगर कोई दूसरे जगह का नागरिक आया है और उसे किसी प्रकार का अधिकार ही ना दिया जाए, तब तो वही बात हो गई कि वो तो एकदम गुलाम की तरह महसूस करेगा अपने आप को। तो अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर खुद को गुलाम की तरह महसूस करेंगे तो आप कभी वहाँ पर घूमने या भ्रमण करने जाएँगे? नहीं जाएँगे। तो जो हमारा संविधान है वो कहता है कि अगर कोई विदेशी नागरिक आता है तो उसे भी मौलिक अधिकार दिए जाएँगे। उसे जितने मौलिक अधिकार हमारे पास है, वो सभी मौलिक अधिकार उसे दिए जाएँगे। बस ये कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल इंडियंस को दिए जाएँगे, अदर सिटीज़न्स को नहीं, ठीक? जैसे 15, 16, 29 और 30, ठीक? इसका जो उपयोग है केवल भारतीय व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरा नहीं। मान लीजिए कि विदेश से कोई आया, अब देखिए इसमें 21 नहीं है, यानी 21 का प्रयोग कौन कर सकता है? जो व्यक्ति आया है। मतलब कोई विदेश से व्यक्ति आया है तो प्राणों की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी ना? तो ऐसा नहीं कि विदेशी व्यक्ति है उसको आपने गोली मार दिया तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। कह रहे वो तो दूसरे देश का था, उसमें क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जैसे ही आया उसे ये वाले आर्टिकल्स छोड़ के बाकी सभी आर्टिकल्स का राइट उसे भी मिल गया। ठीक, अगर उसे भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, 22 इसमें नहीं है, उसे पुलिस गिरफ्तार करेगी तो उसके पास भी वकील, अपने पसंद का वकील रखने का ऑप्शन है। आप उसके प्राण नहीं ले सकते, ये भी उसके पास क्या है? अधिकार है। तो केवल इन अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी के सभी मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जब वो अदर कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं। अब बात ये है कि ये केवल गिने-चुने अधिकार, इनको क्यों हटा दिया गया है? इनको भी क्यों नहीं दे दिया गया? तो इसके पीछे कुछ विशेष रीज़न्स हैं। अब जैसे देखिए, अब 16, ठीक, 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन की बात की गई है, नौकरी में समानता का अधिकार, कि अब दूसरे जगह के बहुत सारे लोग आकर के भारत में रहने लगे और कह रहे हैं कि सरकार हमें भी नौकरी दे, हमें भी नौकरी दे, हमें भी नौकरी में अवसर चाहिए। तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है अपने देशवासियों को ये सर्विस नहीं दे पा रही है, प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, तो दूसरे लोगों को कहाँ से करवाएगी? तो ये ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो इसलिए इसको हटा दिया गया है। 19 को भी अलग रखा गया है क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आए हैं और आ करके देश के आपकी अभिव्यक्ति कुछ और है। आप आ करके अपने देश की प्रशंसा कर रहे हैं, इस देश को नीचा दिखा रहे हैं, जैसे मन वैसे बोल रहे हैं। आप कहेंगे कि आपके देश में आए हम, बोलने का अधिकार यहाँ पर सबको है। हम देख रहे हैं कि हमारे बगल वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री तक को उल्टा-सीधा बोल रहा है। एक प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है, एमएलए के बारे में बोल रहा है, मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहा है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? तो नहीं, आर्टिकल 19 को भी नहीं दिया जाता है। फिर 29 कहाँ गया? हाँ, 29 इसमें देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आकर इधर मार करने लगेगा कि नहीं, 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 हमें भी पढ़ाओ, हमें भी पढ़ाओ। ऐसा कुछ नहीं, ठीक? यानी ये जो अधिकार है वो केवल ऐसा नहीं है कि विदेशी व्यक्ति अगर आएँगे पढ़ाने के लिए तो उनको भगा दिया जाएगा। अगर अब वो इस बात को लेकर धरना करें
कि नहीं, हमारे लिए यहाँ पर शिक्षा की अनिवार्यता होनी ही चाहिए। ठीक, हम लोग मान लीजिए यहूदी एक कंट्री ले लेते हैं जहाँ पर यहूदियों की संख्या बहुत कम है। वो भारत आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें यहाँ पर एक विशेष भाषा पढ़नी है, उस भाषा का सेंटर खुलवाइए, हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, हमें अधिकार है, आप खुलवाइए। तो कहेंगे कि नहीं, आर्टिकल 29 आप लोगों को नहीं दिया गया है। उसी तरह 30 कहा गया है, ठीक, कि वो कहेगा कि आपने कहा था कि हम अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, हम बहुसंख्यक हैं, तो हम लोग सही में बहुत थोड़ी-सी मात्रा में दूसरे जगह से आकर रह रहे हैं, खोल दीजिए हमारा। कहेंगे कि नहीं, वो अभी हमारी इच्छा पर है कि हम खोलेंगे कि नहीं। वैसे अभी आपको इस चीज़ का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया है। 15 में कहा गया कि आप किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो अगर उस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो आप जैसे ही सज़ा देने जाएँगे कहेंगे कि देखिए, आप हमको वही सज़ा देंगे जो अपने बगल वाले को दे रहे हैं। ठीक? यानी गाँव देश के निवासियों को दे रहे हैं। क्योंकि आप हमको हमारे जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। तब तो बहुत समस्या हो जाएगी ना, पाकिस्तान वाले भी घुस-घुस कर ये सारे आर्टिकल्स का उपयोग करने लगेंगे। तो कुछ विशेष पार्टिकुलर आर्टिकल हैं जो केवल इंडियंस को दिए जाते हैं। तो ये हो गया 15, 16, 19, 20 और 29 और 30। ठीक? तो ये सारे आर्टिकल्स हो गए। तो आई होप आपको जो मौलिक अधिकारों का पूरा अनुच्छेद है, वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो टॉपिक ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं, या हम आपका रिप्लाई करेंगे, या तो रिप्लाई नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक? तो ऐसी नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।